सबसे पहली बात कि हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं 2026। जैसा कि पता है क्रैश कोर्स नाम ही है क्रैश, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ आधा कर देना, क्रैश कर देना। आपके जो मेन सिलेबस है जो आपके एग्जाम में आते हैं उसको क्रैश कर देना, तोड़ देना। अब ये ओरिएंटेशन क्लास है डी फार्म सेकेंड ईयर का, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, किस तरह से हम कम टाइम में पढ़ के पास हो सकते हैं। कि वरना हम तो क्लास तो ले ही लेंगे, डिपेंड यही करता है कि आप आउटपुट कितना गेन कर रहे हैं, कितना प्राप्त कर रहे हैं, कितना सीख पाएंगे, हमारा कॉन्शियस माइंड कितना एक्सेप्ट कर पाएगा। इसको आज हम देखेंगे इस क्रैश कोर्स के ओरिएंटेशन क्लास में। तो तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल। हाँ, वॉइस वगैरह तो सही आ रहा है, एक बार क्लियर कर दीजिए। वॉइस कुछ लोग कह रहे हैं कम आ रहा है, वॉइस उम्मीद करते हैं वॉइस बहुत सही आ रहा होगा। मेरे डिवाइस में वॉइस आ रहा है, एक बार क्लियर कर दीजिए वॉइस आ रहा है सही से। चलिए बहुत अच्छी बात है, वॉइस आ रहा है। चलिए अगर जहां पे जिसको वॉइस प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार कट करके फिर से ओपन करें, वॉइस सही हो जाएगा। ठीक है, कट करके फिर से ओपन कर देंगे, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये क्रैश कोर्स ओरिएंटेशन क्लास। देखते हैं क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है, शुभारंभ करते हैं। ओके, सबसे पहले जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें जो रास्ते को हासिल करना है वो है क्या रास्ता। ठीक है, किस सब्जेक्ट से होके गुजरना है, एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पढ़े हैं लेकिन कुछ अभी पढ़ने जा रहे हैं एक उम्मीद के साथ कि क्रैश कोर्स में हमें कुछ बढ़िया मिलेगा, हम इसी से पढ़ के पास हो सकते हैं। तो आपका डी फार्म सेकेंड ईयर का अगर कंप्लीट सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पहला सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स, तीसरा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, एंड चौथा है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, पांचवा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जिसको प्यार से हम HCP भी कहते हैं, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। घबराइए मत, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कोई बात नहीं, सारी चीजों का हम निचोड़ लेके आए हैं। कैसे पढ़ना है, कौन कितना टफ है, कितना टाइम आपको देना है, सारी चीजों को आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। और यूपी के जो बच्चे हैं जो स्पेशली उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTE यूपी से अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, उन्हें एक सब्जेक्ट और करना होता है, उन्हें एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है EEDM, EENDM, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। स्पेशली फॉर जो यूपी के स्टूडेंट है उन्हें एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट है यूपी वाले बच्चों के लिए। जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टोटल 6 सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ 6 पढ़ना है, EEDM इन्वायरमेंटल एजुकेशन नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो आपके जैसे यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट हैं, टाइम आपके पास बहुत कम है। यूपी की अगर स्पेशली बात करें तो आपको एक शेड्यूल मिला होगा कि आपके एग्जाम मई में हो सकते हैं। BTUP की तरफ से एक नोटिस आया था कि मई में आपके एग्जाम हो सकते हैं। अब मान के चलिए कि अगर मई में बोला है तो यही मान के चलिए कि 5 मई के बाद कभी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। आपका शेड्यूल वगैरह आ जाएगा, थोड़ा डेट आगे बढ़ेगा, लेकिन उम्मीद मान के चलिए कि मई में हमारा होगा। लिमिटेड टाइम आपके पास देखा जाए तो 1 महीने 10 दिन है, 1 महीने 5 दिन या 1 महीने 10 दिन ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, ये आपके पास मिनिमम टाइम है, 1 महीने 5 दिन। बाकी अगर डेट बढ़ता है आगे जाता है तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले है, आपके पास टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने का। लेकिन फिलहाल BTUP अभी ऐसा कुछ कहा नहीं है, इसलिए हमें प्लानिंग करना है कि ये जो 1 महीने की जर्नी है अप्रैल, ये बहुत ज्यादा खास होने वाला आपके लिए। ठीक है, तो सारी चीजें एक साथ तो नहीं हो पाएगा, मतलब कि आप जॉब भी कर लें और पढ़ाई भी कर लें, मैनेज किया जा सकता है सारी चीजों को, लेकिन एकदम 100% दोनों जगह टाइम नहीं दिया जा सकता। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं आपके जो मेन सब्जेक्ट है, इसको आप क्लियर कर चुके, समझ चुके कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। अब एक चीज और कि सर इतना बता दीजिए कि हम बस पास हो जाएं। जैसा कि पता है हम एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए एज ए डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं। ठीक है, 2 साल का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर हम किसी तरह से क्वालिफाई कर लिए, सेकंड ईयर में इतना है कि भैया हमारा बैक ना लगे, किसी सब्जेक्ट में बैक ना लगे, क्योंकि ये आखिरी मौका होता है। बैक ना लगे, हम आराम से हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर लें, किसी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज से या किसी CHC से, किसी PSC से 90 दिन की ट्रेनिंग होती है और अपना फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करा लें, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है।
यही पूरा कंप्लीट प्रोसेस है डिप्लोमा इन फार्मेसी का, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए आपको इस स्टेज से गुजरना ही पड़ेगा, क्लियर। तो आपको एग्जाम में पास होने के लिए, जैसा कि पता है आप फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे तरीके से देते हुए आए हैं, 40 नंबर से ज्यादा नंबर लाना होगा, ठीक है। टोटल मार्क्स आपको पता है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के बात करें तो 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। कितने? 200 मार्क्स के। ये हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे फार्माकोथेरेपेटिक्स की बात करें तो ये भी आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। कैसे होंगे अभी आपको बताया जा रहा है। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये भी आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये भी आपके 200 मार्क्स के हो जाएंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, जिसको प्यार से हम सीपीएम कहते हैं, क्या कहते हैं? सीपीएम कहते हैं। ये भी आपके 200 मार्क्स रहेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। कैसे लेके आएंगे नंबर प्रैक्टिकल में, कैसे थ्योरी में, सब बताया जाएगा, परेशान मत होइए। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एचसीपी जिसको कहते हैं, ये भी आपका रहेगा 200 नंबर, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। इतने सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकल तक पढ़ना है। एक इकलौता सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ना है जो 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सिर्फ थ्योरी, यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है। और बच्चा बेचारा जो यूपी के स्टूडेंट है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 50 नंबर का होता है। ये 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये भी आपके मेन सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये तो आपके पास सब्जेक्ट थे, पास कैसे होना है अब हम इसकी बात करते हैं, किस तरह से कॉलेज वाले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक मिनट, उदित फार्मेसी से कॉल आ रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ, लाइव क्लास। हाँ, शायद मिल चुका है। हाँ, अभी चेक करके बता दे रहे हैं क्लास के बाद। अच्छा, अब नंबर लाइव है, नंबर मत पूछिए। हाँ, हाँ, चलिए। हाँ, चलिए ठीक है, अच्छा देव भाई, ठीक ठीक ठीक। चलिए, बहुत अच्छा। तो फिलहाल टेक्निकल टीम का फोन था, एक्चुअली में हमसे नंबर मांग रहे थे कोर्सेस वगैरह के लिए। खैर, तो ये आपके सब्जेक्ट है, कैसे पास होना है, कॉलेज वाले कितना देते हैं। तो जैसा कि हम बात करें, हम दो चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं। एक जो यूपी के स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम अभी मई में होना है, और एक अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, जैसे उत्तराखंड के हैं, एमएसबीटी के हैं, आरजीपीबी के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, दोनों को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम जिसका हो रहा है वो यूपी का हो रहा है, उत्तराखंड का हो रहा है, और एमएसबीटी महाराष्ट्र का हो रहा है। ध्यान से सुनिए क्या होगा, कैसे चीजें होंगी। हम चलते हैं ब्लैक स्क्रीन पे, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन में हम आ गए, अब देखते हैं कैसे क्या होगा। आपको क्या है, थ्योरी प्रैक्टिकल। कॉलेज वाले आपके अभी तक सेशनल एग्जाम लिए होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन अटेंडिंग क्लास कर रहे हैं, ठीक है, नॉन अटेंडिंग क्लास कर रहे हैं, वो बहुत सारे सेशनल एग्जाम भी नहीं दिए हैं। यहाँ कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेशनल एग्जाम नहीं दिए हैं? कमेंट में थंब बनाइए या कमेंट में बताइए, यस लिखिए। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सेशनल एग्जाम नहीं दिए हैं? सेशनल एग्जाम आपके कॉलेज में होता है, एक टेस्ट होता है, हर कॉलेज कंडक्ट कराता है। अच्छा, आप सभी लोग सेशनल एग्जाम नहीं दिए हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेशनल एग्जाम नहीं दिए हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि आप कॉलेज से बात किए, आपको इंटरनल मार्क्स मिलेगा? ठीक है, नॉन अटेंडिंग जब बच्चे एडमिशन करवाते हैं तो कॉलेज से बात कर लेते हैं कि हाँ सर हमें इंटरनल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इंटरनल मार्क्स जैसा कि पता है 20 नंबर होता है, और 20 नंबर पूरा का पूरा कॉलेज वालों के हाथ में होता है। जो इंटरनल मार्क्स होता है, ठीक है, वो आपके होते हैं 20 मार्क्स, और यही 20 मार्क्स पूरे कॉलेज वाले के हाथ में होते हैं। और ये मार्क्स, इसको हल्के में मत लीजिए, यही डिसाइड करता है कि आपका बैक लगेगा कि नहीं लगेगा। जो आपका मेन पेपर होता है, जो आपका मेन पेपर होता है, बोर्ड पेपर होता है, जो बोर्ड मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो आपके 80 नंबर के होते हैं। कितने? 80 मार्क्स के। और इंटरनल 20 मार्क्स के। टोटल आपका 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। अब हमें पासिंग के लिए कितना चाहिए, कितने अच्छे तरीके से लिखिए पास हो जाए। देखिए, आपके पास 3 सेक्शन होते हैं पेपर में। हम पेपर की पूरी प्लानिंग जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में दिए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी,
ये आपके पेपर का पैटर्न हम बता रहे हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, क्या ऐसी प्लानिंग करें कि हम उस एम तक पहुंच पाए कि हम बहुत आराम से इससे प्लस नंबर ले आए। ठीक है, हम वो तरीका बता रहे हैं कि हमें किस तरह से चाहिए नंबर कि हम इससे प्लस ले आए और बहुत आराम से पास हो जाएं। क्योंकि एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि आपके अगर बैक नहीं लगता है तो आपका रजिस्ट्रेशन बहुत आराम से हो जाएगा, और अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गए तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि डी फार्मा में कितना परसेंट आया है, ये पूछेगा कि आपके पास ग्रीन कार्ड है कि नहीं है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो परसेंटेज लाना नहीं, बैक बचाना मेन मोटिव होना चाहिए, बैक किसी का ना लगे। जितने भी स्टूडेंट हैं किसी का भी बैक ना लगे, ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कम कर दे थोड़ा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, काफी तेज बोल रहे थे हम। तो देखिए, सेक्शन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आपके पास पेपर फर्स्ट ईयर में मिला होगा, आपको पता है। पार्ट ए जो होता है कितने मार्क्स का होता है, मान के चलें अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन रहा, कभी कभी यहाँ ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, कभी कभी यहाँ लॉन्ग आते हैं। हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये 30 नंबर का होता है। सोचिए, 30 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का करना होता है। आप पेपर दिए फर्स्ट ईयर का। पार्ट बी जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब थोड़ा कम लिखना होता है इसमें, ये आपका एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होगा ये भी 30 नंबर का, सोचिए। और जो पार्ट सी होता है ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव होता है ये आपका होता है 20 नंबर का, तो टोटल मिलाके हुए 80 नंबर। ठीक है, इस तरह से डिवाइड होता है। पार्ट ए जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, पूरा आपको लिखना रहेगा, 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, 6 क्वेश्चन करने होंगे, एक क्वेश्चन छोड़ना होता है। कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए। बी है, इसमें 11 क्वेश्चन दिए होते हैं, 10 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 10 तिहाई 30 हो गया। और ऑब्जेक्टिव आपका एक एक नंबर का होता है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और आपके ट्रू एंड फॉल्स कभी कभी पूछ देता है, वन सेंटेंस पूछ देता है, 20 नंबर का, 80 नंबर। अब लग रहा है कि सर 80 नंबर का खाली ही पेपर है, क्या 40 नंबर लाना इतना टफ है? हाँ भैया, बिल्कुल टफ है। ठीक है, टफ उनके लिए है जो अभी आप पहली बार थोड़ा सा देखने जा रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे हमें पढ़ें कम टाइम में, और उनके लिए आसान है जो ऑलरेडी इस जर्नी को अच्छे से फुलफिल करते हुए आ रहे हैं। तो दोनों को आसान बनाना है, जो ऑलरेडी पढ़ा है उसके लिए तो आसान होगा, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए क्या करना है। अब आपको सबसे पहले किसी एक पे, हमें लगता है कि हर यहाँ पे हर कोई जितने भी हैं, एक पार्ट तो आपका स्ट्रांग होगा ही होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, हमें पता है। हम एज ए अपने आप को बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट रख के देख रहे हैं। तीनों सेक्शन में से एक सेक्शन हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है, जिसको हम बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पार्ट ए लॉन्ग क्वेश्चन, अगर हमारे समझाने का तरीका अच्छा है, ठीक है, हमको रटना नहीं, समझाने का तरीका अच्छा है। अब मन में एक चीज और आया कि सर समझाने का तरीका अच्छा, लेकिन सर एक कंफ्यूजन है, क्या? इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर इंग्लिश में लिखें कि हिंदी में लिखें। हम हिंदी में शायद समझा ले जाएं, लेकिन इंग्लिश में सर दिक्कत हो रहा है। ये भी आपको क्लियर कर रहे हैं, यही डाउट है ना आपका? बिल्कुल यही डाउट होगा। तो अगर इंग्लिश में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, खासकर जो यूपी के बच्चे हैं और उत्तराखंड के, यूपी के मैक्सिमम बच्चे ऐसे यहाँ पे भी हैं जो 18 साल 10-10 साल बाद डी फार्मा कर रहे हैं। सोचिए, 18-18 साल बाद, 15-15 साल बाद, 10-10 साल बाद डी फार्मा कर रहे हैं, ऐसे भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब क्या किया जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, तो आपको पता है पहली बात तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज में समझाइए, लेकिन आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और क्या पैटर्न होना चाहिए लिखने का, वो हम अभी आगे बता रहे हैं। ये चीज कहा जाता है, बीटीयूपी इस बात को एग्री करता है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में आता है, दोनों भाषा में आता है, हिंदी में भी आता है, उसी का इंग्लिश फॉर्म में आता है, ठीक है। पेपर आपको दोनों भाषा में मिलेगा। कॉपी की बात करें तो पिछली बार कुछ कापियां यूपी में एकदम प्लेन मिला था, कुछ लाइनिंग वाली मिली थी, लेकिन मैक्सिमम कापियां अब लाइन वाला मिल रहा है, पहले प्लेन वाला मिलता था, ठीक है। कुछ सेंटरों पे पिछली बार प्लेन कापी गया था, कुछ सेंटर पे लाइन वाली कापी मिली थी। आपको फर्स्ट ईयर में कैसा कापी मिला था बताइए? लाइन वाला मिला होगा या प्लेन वाला मिला होगा? तो ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि सर इसमें तिरछा लिखते चला जाता है। जब प्लेन होता है ना, उसमें तिरछा लिखते चल राइटिंग हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कॉपी चेक होनी है ऑनलाइन, आपके डिस्प्ले पे कॉपी आ जाती है, ठीक है, डिस्प्ले पे लाइनिंग वाली, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे सेंटर पे प्लेन कॉपी गई थी,
बहुत सारे सेंटर पे प्लेन कॉपी आई थी, काफी बच्चे कंफ्यूज थे। और एक और कंफ्यूजन हुआ था फर्स्ट ईयर में, आप लोग के साथ हुआ होगा कि सर हमें पेपर खाली हिंदी में मिला, इंग्लिश में नहीं मिला। सर जो पेपर आया था वो पेपर खाली हिंदी में मिला, इंग्लिश का नहीं मिला, या पेपर सिर्फ इंग्लिश में रहा, हिंदी का नहीं मिला। ये भी बहुत बड़ा एक मेजर होता है। तो ये सारी चीजें जब आप जाइएगा एग्जाम हॉल में, तो इन्विजिलेटर जो वहाँ का ड्यूटी करते हैं उससे सारी चीज क्लियर कर लीजिएगा कि सर जो पेपर दे रहे हैं, पेपर क्या हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है? हालांकि होता दोनों लैंग्वेज में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसको अलग कर देते हैं वो लोग, सेंटर वाले ही। तो आप इससे मांगिएगा, आपको पूरा पेपर चाहिए, फुल पेपर। एक स्टूडेंट काफी परेशान हुआ था कि उसको पेपर हिंदी में मिल गया। कोई भी टोटल हिंदी का पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, अगर उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश अगर पढ़ रहा है, नहीं हिंट दिया गया तो हिंदी में नहीं लिख पाएगा, टोटल हिंदी में नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 40 नंबर लाने हैं, एक किसी सेक्शन को टारगेट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको अटेंड करने आने हैं अच्छे से। आपको पता है कि एक क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, तो कम से कम 4 से 3 नंबर तो मिल ही जाए, 4 से 3 नंबर मिल जाए, और बिल्कुल आराम से मिल जाते हैं। और राइटिंग अच्छी रही तो 5 का 5 मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही पार्ट बी है, यहाँ पे भी आपका यही टारगेट होना चाहिए। पार्ट सी तो आपके एकदम लक पे होता है और दूसरी मेहनत पे। अगर इसको आप कंप्लीट कर लिए तो ये आप 20 में 20 ला सकते हैं, 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं। बस आपको हिट करना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, जो पढ़ाया जाए इतना करना है। तो बस सोचिए कि लॉन्ग पार्ट ए पार्ट बी मिलाकर के 20 अगर ले आते हैं, सोचिए 30-30 नंबर का है, लेकिन दोनों मिलाकर के 20 और इसको मिलाकर के ऑब्जेक्टिव 20। ठीक है, तो 40 नंबर तो आपके ऐसे हो गए। 5 नंबर और एक्स्ट्रा ले आते हैं, मान लीजिए 25 नंबर ले आए आप, पार्ट ए पार्ट बी, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, 25 नंबर खाली, 60 नंबर में से खाली 25 नंबर। और यहाँ पे आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको भी आप कुछ लेके आए, मान लीजिए कि आप 25 में से और कम लेके, 20 क्वेश्चन है ना, 20 में से आप 15 ले आए। ठीक है, यहाँ 15 ले आए, हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। अभी भूलिए मत, अभी कॉलेज वाले भी तो 20 नंबर देंगे, कॉलेज वाले भी तो 20 में से 15 नंबर कम से कम मान के चले कि 15 नंबर तो दे ही देंगे। यहाँ भी नॉन अटेंडिंग क्लास है, इतना तो मान के चलना है कि 15 से 18 नंबर तक मिल जाते हैं। जो सेशनल एग्जाम दिए हैं उन्हें 19 नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो बस इतना नंबर आपको लेके आना, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में दिए थे वैसे ही। ठीक है, बस आपको टोटल मिलाकर के 40 नंबर से ज्यादा लेके आना है। इंटरनल एक्सटर्नल 80 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर कॉलेज वाले, 100 नंबर का पेपर हुआ। 100 में से अगर आप 40 प्लस ले आते हैं पूरा, तो आप पास हो जाएंगे, आपका किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये बेसिक चीजें था जिसको आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप एज ए एक्सपीरियंस हैं, आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देते हुए आए हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक चीज और हम बता दें कि कैसे एग्जाम में लिखना है, हिंदी इंग्लिश क्या टारगेट करेंगे, किस तरह से लिखना है, ये भी हम आपको इसी वक्त क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, हाउ टू राइट इन मेन एग्जाम। कैसे मेन एग्जाम में लिखें? आपको सबसे पहली बात है कि हम अगर पेपर देखेंगे या आप पेपर देखेंगे तो आपके पास 3 पार्ट में पेपर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अब उसी पार्ट को सबसे पहले उठाएंगे जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। पार्ट ए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको सारे आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन में से 6 का 6 आ रहा है, तो आप पार्ट ए चूज करेंगे। पार्ट बी में अगर आपको आ रहा है तो पार्ट बी चूज करेंगे। ये ना हो कि पार्ट बी के कुछ क्वेश्चन करिए, लाओ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पार्ट बी कर लें, फिर पार्ट ए के 2 क्वेश्चन कर लें, फिर ऑब्जेक्टिव कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर कट जाते हैं, सीधी सीधी मान के चलिए नंबर कट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत कंफ्यूजन होता है और नंबर कट हो जाएगा। आपको जो सेक्शन आ रहा है, मान लीजिए आपको 4 ही क्वेश्चन आ रहा है, वो भी पार्ट बी में आ रहा है, तो सबसे पहले आपको वही करना होगा जो आपको आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो आ रहा है वो सिलेक्ट करना होगा, जो आ रहा है। ठीक है, अब आपको ये भी होगा कि सर हमको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लॉन्ग में आ रहा है, 3 शॉर्ट में आ रहा है और 3 से 4 ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। तो अगर तीनों ऑप्शन में, तीनों सेक्शन में अगर बराबर बराबर आ रहा है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का माइंड सेट अच्छा होता है। ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर कर दिए, सही रहता है, तो आगे एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ स्टूडेंट पढ़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आ रहा है वो करिएगा। हम मान के चलते हैं, हम मान लेते हैं कि आपको पार्ट बी आ रहा है, तो आप पार्ट बी को मेंशन करिएगा बहुत अच्छे तरीके से।
एक चीज याद रखिए कि आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो हमेशा कहते हैं कि आपके सेंटर या तो किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएगा या किसी इंटर कॉलेज में जाएगा, जाहिर सी बात है। और बहुत सारे ये रियलिटी है, डार्क रियलिटी है कि कहीं पे पंखे नहीं चलते हैं, ठीक है, कहीं पे पानी पीने की दिक्कत है, कहीं पे जो सीट होता है, जो बेंच होता है वो उसको हिलाना पड़ता है, लिखेंगे तो हिलेगा, ठीक है, चेयर होता है तो चेयर भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर आप यूपी से हैं। नो डाउट बहुत कम ही लोग होंगे जो बहुत ही लकी होंगे जिन्हें अच्छा सेंटर मिला है, ठीक है, और सेंटर दूर होता है, खासकर गर्ल्स बॉयज सबके लिए दिक्कत होता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से स्पेशली हैं, अदर स्टेट का तो ठीक है, लेकिन यूपी से है तो आपको ये सब दिक्कत झेलना पड़ेगा। इसलिए हमेशा हम स्केज इसलिए नहीं कहते हैं लिखने के लिए, स्केज से नहीं कहते हैं, स्केज से लिखना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, अगर पसीना वगैरह आ गया तो काफी खराब हो जाएगी। आप डॉट पेन का यूज करेंगे, डॉट पेन ब्लू और ब्लैक, डॉट पेन आता है ब्लू और ब्लैक का यूज करिएगा, काफी अच्छा होता है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए पार्ट बी सिलेक्ट किए, पार्ट बी आपका है शॉर्ट क्वेश्चन, क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आप सिलेक्ट किए, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप मेंशन करेंगे। पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपको आ रहा है तो आप लिखेंगे आंसर नंबर, ये भी आपका हेडिंग होगा, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 पहला आपको आ रहा है, ये आपकी हेडिंग हो गई आंसर नंबर 1। मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट था बायोकेमिस्ट्री, आपसे पूछ लिया था यूरिक एसिड, ठीक है, आपसे पूछा था डिफाइन यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्या होता है, मान के चलिए क्वेश्चन नंबर पहला पूछा था, तो आपकी फिर एक हेडिंग होगा, क्या होगा, यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड को कोई हिंदी में नहीं लिखेगा, ठीक है, यूरिक एसिड को कोई हिंदी में नहीं लिखेगा, या जो भी आपको हेडिंग मेंशन करना है वो आप हिंदी में नहीं लिखेंगे। ये मत करिएगा कि यूरिक एसिड, ऐसा नहीं करना है, नंबर कट जाएंगे, हम फिर कह रहे हैं नंबर कम मिलेंगे। आपको ये चीज इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है, कोई हेडिंग हो, ठीक है, कोई हेडिंग, कोई एग्जाम्पल, कोई दवा के नाम, ये सब आपको इंग्लिश में लिखना है। आप समझाएंगे इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो समझा रहे हैं ये आप मिक्सअप लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप मिक्सअप लिख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिख सकते हैं, अपनी भाषा में समझा सकते हैं, लेकिन आपको ये नाम हेडिंग वगैरह इंग्लिश में ही लिखना है, एग्जाम्पल भी इंग्लिश में लिखना है, ये नहीं कि उदाहरण लिखें, एग्जाम्पल भी इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है, इतना क्लियर आया। और जो लोग टोटल इंग्लिश में लिखते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। अब ये आपको पहले आंसर नंबर 1, फिर यूरिक एसिड, उसके बारे में आप जो भी बताए, इस चीज का आपको ध्यान देना है कुछ पॉइंट का। पहला पॉइंट ध्यान देना है कि आपकी हेडिंग, ठीक है, जितनी अच्छी हेडिंग होगी, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम खुद बीटी यूपी की कॉपी चेक करते हैं, हेडिंग पे बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है। हेडिंग से इतने एक्सपीरियंस जो टीचर प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, हम तो फिर भी उनके सामने अभी छोटे हैं, हमसे उनके सामने जूनियर हैं, जो प्रोफेसर होते हैं 15-16 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो सबसे पहले हेडिंग देख के समझ जाते हैं, इतना एक्सपीरियंस है कि बच्चा अंदर लिखा क्या है। तो हेडिंग आपकी जितनी अट्रैक्टिव और जितना हाईलाइटेड होगा उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, हमारा कॉन्शियस माइंड उतना अच्छा लगेगा कि हाँ ये बच्चा जरूर अच्छा लिखेगा। तो हेडिंग आपको सबसे अच्छे से मेंशन करना है, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा आपका हेडिंग हो गया, बोथ लिखना है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखना है, हेडिंग हमेशा इंग्लिश में लिखना है, ध्यान दीजिएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी प्लस इंग्लिश। और जो लोग अगर इंग्लिश आ रहा है तो टोटल इंग्लिश में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपसे पूछ रहा है कोई भी, अगर आपसे पूछा डिफाइन यूरिक एसिड, यूरिक एसिड को परिभाषित कीजिए या यूरिक एसिड पर टिप्पणी लिखिए, तो यूरिक एसिड में जो भी आपको कोई डायग्राम वगैरह हो, जैसे गाउट वगैरह का, तो ये तो बनाना इम्पॉसिबल है, सब चीज डायग्राम नहीं बना पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा टॉपिक आया जहां पे आप वर्गीकरण बता रहे हो, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, तो आप उसको हाईलाइट करके बताइए। हाईलाइट करके मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करिए टेबल के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए हम कोई XYZ कोई ड्रग है, इसका हमको क्लासिफिकेशन करना है, तो आप इसको क्लासिफाइड इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है, इस तरह से बताइए, इसको 1 कर दीजिए, दूसरा है इसको इस तरह से बताइए। तो ये जो कैटेगराइज हो रहा है ना, ये आपको मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, ये मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला हम बताए हेडिंग इंग्लिश में, एग्जाम्पल इंग्लिश में, कंटेंट आप जो लिखेंगे वो मिक्सअप लिखेंगे, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली बात है या डायग्राम बनाना है तो उसको आप अच्छे से बनाइएगा, डायग्राम का नाम इंग्लिश में रहेगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये चीजें आपकी क्लियर हो गई, तब हम आगे बढ़ते हैं, अब बताते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे नंबर लाना है, क्या क्या चीजें करनी है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब एक सब्जेक्ट यूपी के स्टूडेंट जो है उन्हें पढ़ना पड़ता है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सर लॉ एथिक्स में कैसे, सर लॉ एंड एथिक्स में कैसे, प्लीज बताइए।
लॉ एंड एथिक्स में आपके 100 नंबर के होते हैं, प्रैक्टिकल नंबर यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, 100 में से सिर्फ 40 नंबर या उससे ज्यादा लाने होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, 80 नंबर का मेन पेपर होता है, 20 नंबर सेशनल के हिसाब से इंटरनल कॉलेज वाले देते हैं, 20 नंबर सेशनल एग्जाम के हिसाब से कॉलेज वाले देते हैं, तो टोटल मिला के 100 नंबर होता है। 100 में से सिर्फ 40 नंबर या उससे ज्यादा ले आइएगा, आप पास हो जाएंगे लॉ एंड एथिक्स में। ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन 50 नंबर का होता है, 25% लाना है, मान के चलिए 20 नंबर। ईईडीएम में अगर 20 प्लस नंबर ला रहे हैं, हालांकि होता 17 नंबर, 17 से पास, जो 17 नंबर से ज्यादा जो ला रहे हैं वो पास हैं, लेकिन हम मिनिमम 17 क्यों मान के चलें, हम अपने कॉन्शियस माइंड में हमेशा 20 मान के चलेंगे सीधा सीधा। 20 नंबर या इससे ज्यादा ला रहे हैं तो आपका इन्वायरमेंटल में भी बैक नहीं लगेगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हैं, इन्वायरमेंटल में बैक लग गया, तब भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मान के चलिए इन्वायरमेंटल को हल्के मत लीजिएगा जो यूपी के स्टूडेंट हैं, इन्वायरमेंटल भी आपको पढ़ना है, 20 नंबर से ज्यादा नंबर लाना है 50 में से। ठीक है, और इसका पेपर, बाकी पेपर तो आपके 3 घंटे के होते हैं, इसका पेपर 2 या 2.5 घंटे का होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं। इसके एग्जाम पैटर्न में एनवायरमेंटल में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता, सारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है, कोई शॉर्ट नहीं आता, सब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो इन्वायरमेंटल भी आपको इसी तरीके से करना है। सर स्पेलिंग अगर गलत हो जाए, अगर कोई बड़ी बेडिंग में स्पेलिंग गलत हो जाए तो नंबर तो नहीं कटेंगे। साक्षी गोपाल जी देखिए, अगर स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो आपको कट नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा सा आपका फार्माकोलॉजी है या CO के जगह ए हो गया फार्माकोलॉजी, तो इसका आप अगर कट करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, तो पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे तो ठीक है, उसको थोड़ा सा ओ बना दीजिए। अब चाहे अगर आपको याद आ रहा है तो हल्का सा ओ कर दीजिए, लेकिन कट मत करिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। अगर कट करके फिर से लिखेंगे, स्मार्ट बनेंगे, तो भाई जरूरी सी बात है नंबर कट कर दिए जाएंगे, काफी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा कि हाँ ये कंफ्यूजन, काफी कंफ्यूजन था स्टूडेंट, नंबर कट कर दिया जाएगा। तो स्पेलिंग अगर माइनर मिस्टेक है तो छोड़ दीजिए, और ज्यादा ही मिस्टेक हो गया, 2-3 गलत हो गया, तो उसको आप फिर से कट करके सही करिएगा। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड में पेपर हमको लगता है पहले होंगे, आप कॉलेज में पता कर लीजिए। उत्तराखंड में भी पेपर अप्रैल या मई में हो सकते हैं। ठीक है, इसी सीजन में हो सकते हैं, अप्रैल में हो सकते हैं, तो आप बात कर लीजिएगा कॉलेज वाले से। चलिए, तो देखिए फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब थोड़ा सा हम सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या सब्जेक्ट है, कितना टफ है, आप जर्नी को समझ पाए, अच्छे से फील कर पाए। ओके सर, यूपी में, उत्तर प्रदेश में कुछ छात्रों की एनवायरमेंटल पेपर क्यों देना है, दूसरे राज्यों में एनवायरमेंटल पेपर क्यों नहीं होता? सौरभ जी, दूसरे राज्यों में, सेकंड स्टेट की बात करें, MP में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, वहां एनवायरमेंटल का पेपर नहीं होता, लेकिन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, BT यूपी ने इस बात को रखा है कि नहीं, यहाँ के जो यूपी के स्टूडेंट हैं उन्हें एनवायरमेंटल पढ़ने की जरूरत है, उनके लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट रखा गया है, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने BT यूपी, जो बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश का बोर्ड है, वो डिसाइड किया है कि यूपी में अगर रहना है, यहाँ से डिप्लोमा इन फार्मेसी करना है, तो आपको एनवायरमेंटल पर्यावरण पढ़ना ही पड़ेगा, इसका नॉलेज रखना पड़ेगा। सिर्फ फार्मेसी पढ़ के दवाई बेचने से काम नहीं चलेगा, ये दवाई मतलब बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा पर्यावरण को ध्यान में रखना है कि अगर कोई दवा एक्सपायर हो जाए तो उसको ये नहीं कि उसको जला दो, उसको निपटान कर दो, डिस्पोजल कर दो, उसको किस तरह से डिस्पोजल करो ये जानना जरूरी है, इसलिए एनवायरमेंटल है। बगल में रात में बर्थडे है, डीजे बजा रहे हैं, ऊपर से बेस बढ़ा दो, तो ये बेस बढ़ा दो, डीजे बढ़ा दो, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी में। एज ए मेडिकल स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है कि ये जो डीजे में आजकल बेस पसंद किया जा रहा है, नॉइस पोल्यूशन नाम की कुछ चीज होती है, हार्ट अटैक नाम का कोई चीज होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको एनवायरमेंटल में पढ़ना जरूरी है, इसलिए यूपी के बच्चे खाली पढ़ते हैं इसको, ये BT यूपी की अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो फिलहाल हमारे सब्जेक्ट आपको क्लियर हुए, तो हम पहले सब्जेक्ट की बात करें कि ये जो फार्माकोलॉजी जिससे डर लगता है, इसको कैसे किया जाए और कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं और किस तरह पढ़ाएंगे वो। ठीक है, और हमको नहीं लगता है कि हमको परिचय देने की जरूरत है इनको, और आपको फार्माकोलॉजी मिथिलेश सर पढ़ाएंगे, और कैसा पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, वो तो अपने आप में ही एक ब्रांड कह सकते हैं उनको, जिस तरह से वो चीजों को डिस्कस करते हैं, पढ़ाते हैं, अभी तक का जिस तरह रिजल्ट लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, काफी बच्चों का डर रहता है इसमें। फार्माकोलॉजी में देखिए एक महत्वपूर्ण शाखा है जो दवाओं के प्रभाव, दवा कैसे काम कर रहा है, उसका उपयोग क्या है, उनके शरीर में कैसे काम करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। या विज्ञान दवाओं के विकास, उनकी संरचना, उनके क्रियान्वयन के माध्यम से बीमारियों के इलाज में मदद करता है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है फार्मेसी का, जिसमें हम दवाओं के प्रभाव के बारे में जानते हैं, कैसे प्रभाव करता है। दवा खाए हमारे पेट में गया, पैर का दर्द ठीक हो गया, कैसे पैर का दर्द ठीक हुआ। दवा खाए हमारे पेट में गया, हमारे सर का दर्द ठीक हो गया। यहाँ आपको पता चलेगा कि वो दर्द कैसे ठीक हुआ, काम कैसे करता है दवा, आखिर वो दवा कैसे गया हमारे ब्रेन के पास। ठीक है, तो एक कर्म होता है, एक प्रोटीन होता है हमारे बॉडी में जिसका नाम है रिसेप्टर। तो जो दवा होता है जो हम खाते हैं, उसी दवा उसी रिसेप्टर से बाइंड करता है। बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, उस रिसेप्टर से जाके वो दवा बाइंड करके एक्शन देता है, जिससे हम ठीक हो जाते हैं। पढ़ेंगे आप, सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ फार्माकोलॉजी में जनरली हम मेडिसिन के बारे में देखते हैं, कितनी दवा किस कैटेगरी में रखा गया है। डॉक्टर कैसे कभी कभी किसी को देखे होंगे, किसी को डोलो दे देते हैं पैरासीटामोल, तो किसी को डोलो नहीं देते हैं, कालपाल दे देते हैं। ठीक है, उसी है तो पैरासीटामोल ही, लेकिन अलग देते हैं। किसी को आप देखे होंगे कि अगर हम और ड्रग की बात करें, किसी को एस्प्रिन दे देंगे, किसी को पैरासीटामोल दे देंगे। तो ये डॉक्टर किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, दवाओं को कैसे पहचानते हैं। हर दवा की अलग अलग एक कैटेगरी है, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसको हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से कैटेगरी में कौन से ड्रग आते हैं, इसको पढ़ना है। तो यहाँ तो आपके फार्माकोलॉजी में भर भर के क्लासिफिकेशन है, लेकिन सारा नहीं पढ़ना है। हमें लगता है कि मुश्किल से 10 क्लासिफिकेशन मिथिलेश सर पढ़ा देंगे, 10 से 12 क्लासिफिकेशन, उससे अंदर ही आपके पेपर में आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। 10 से 12 क्लासिफिकेशन खाली पढ़ा देंगे, उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है सर, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेज में लिखें? सुदर्शन जी चलिए वो भी बता दे रहे हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेज में लिखें। पहले हम इसको बता दें कि फार्माकोलॉजी में 10 से 12 वर्गीकरण आपको बताएंगे, दवाओं के नाम, उसी के अंदर आपके पेपर में आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या पढ़ना फार्माकोलॉजी में, आपको समझ में आ गया कि दवा के प्रभाव, उनके बारे में, शरीर में काम कैसे करता है, ये हमें पढ़ना है फार्माकोलॉजी में। ठीक है, सेकंड है फार्माकोथेरेपेटिक्स। अब फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है कि हमें जो बीमारियां हुई आखिर ऐसे कैसे हो गया, किस बीमारी का कारण क्या है। ठीक है, आखिर वो कारण क्या है कि बार बार वो बीमारी हो रहा है हमारे बॉडी में। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स फार्माकोलॉजी का ही शाखा है। फार्माकोलॉजी का हम छोटा भाई कह सकते हैं, फार्माकोलॉजी का ही शाखा है जो दवाओं फार्माकोथेरेपी का उपयोग रोगियों की चिकित्सा में करने पर माध्यमिक ध्यान केंद्रित करती है। यह स्वास्थ्य सेवा एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इनमें दवाओं के चयन, मात्रा, प्रशासन और निगरानी के संबंध में जानकारी का उपयोग करके चिकित्सात्मक परिणाम प्राप्त करने के बारे में जागरूक निर्णय लिए जाते हैं। कहने का इसमें यही मतलब है कि हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि कोई डिजीज हुआ कैसे, उसका परमानेंट निवारण क्या है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स में। फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं दवा काम कैसे करता है, वो कितना प्रभावशाली है, और यहाँ देखते हैं कि वो बीमारी हुई कैसे, जिसको वो दवा चलाया जाए। तो दोनों को कॉम्बिनेशन पढ़िएगा, और दोनों बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है, और ये सिर्फ एग्जाम नहीं, आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। इसी का ध्यान रखिएगा। तो 2 सब्जेक्ट आपके पास है, फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, दवाओं का बहुत अच्छे से नॉलेज होगा, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ हमें शॉर्ट में पढ़ना है, पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ भी आपको मिथिलेश सर भी पढ़ाएंगे, बहुत शॉर्ट में आपको बता देंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिससे कम टाइम में पढ़ के पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी नाम है, पैथोलॉजी से हम शुरुआत करते हैं। पैथोलॉजी सभी लोग गए होंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी में, किस लिए जाते हैं? डायग्नोसिस करने के लिए, पता लगाने के लिए कि हमें टाइफाइड है, सॉरी हमें टाइफाइड नहीं है, किसी को टाइफाइड है, तो कैसे पता चलेगा? हम टेस्ट कराए, विडाल टेस्ट कराए, ठीक है भैया टाइफाइड निकला, पॉजिटिव आया। ठीक है, और भी मलेरिया है, मलेरिया का टेस्ट कराए। जो भी हम टेस्ट करवाते हैं जिससे हमें एक आइडेंटिफाई पता चल जाता है कि हमें बीमारी का कारण क्या है, वो पैथोलॉजी होता है। तो बायोकेमिस्ट्री में जनरली क्या देखते हैं कि ये एक शाखा है, ठीक है, केमिस्ट्री की ही शाखा है जो जीवन में होने वाले रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। ठीक है, अभी हम पहले बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिर पैथोलॉजी की बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम खाना खाए, सुबह का नाश्ता किए, फिर हमें ऊर्जा मिल गया। आखिर खाना खा के कैसे ऊर्जा मिल जाता है? तो किस तरह से जो सेल है, हमारे कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, प्रोटीन क्या है हमारे बॉडी में, प्रोटीन कितना जरूरी है। आजकल जिम जो जाते हैं वो क्रिएटिनिन लेते हैं। क्रिएटिनिन किसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है? क्या क्रिएटिनिन कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? लिपिड वसा जिसको कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है आजकल, क्या है ये वसा? न्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए, आरएनए और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का अध्ययन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, कि मतलब हम किस तरह से हमारे बॉडी में ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं,
कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं, रिएक्शन कैसे फास्ट होता है, हमें पानी की कमी कैसे हो जाता है हमारे बॉडी में, डिहाइड्रेशन, उसको रिहाइड्रेट कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स क्या है, और सबसे जरूरी संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए हमारा, हमारे बॉडी के हिसाब से मोटापा कैसे बढ़ता है, बहुत सारी चीजें आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है और बहुत इजी तरीके से। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ाने वाले हैं और सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई लगेगा वो बायोकेमिस्ट्री लगेगा लास्ट में। ठीक है, अभी आपको टफ लगेगा क्योंकि पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सच में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। केमिस्ट्री से मत घबराइएगा कि केमिस्ट्री है, तो ये बायोकेमिस्ट्री को अलग करिए थोड़ा सा। अब हम क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात करते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम बात करते हैं, ये ऐसे विज्ञान है जो बीमारियों के निदान, ठीक है, उनके लक्षण के प्रकोपों का अध्ययन करता है, जिसमें खून, मूत्र, सीरम और अन्य शरीर निर्यातों का अध्ययन शामिल है। लैब पैथोलॉजी के माध्यम से रोगों का पता चलता है, जिससे उनके सही इलाज मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब हम पूरी तरीके से लैब पैथोलॉजी में कि हमें ब्लड टेस्ट करवाना है, KFT करवाना है, किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT करवाना है, लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना है, हमें ब्लड टेस्ट करवाना है, ये सारी चीजें होंगी क्लिनिकल पैथोलॉजी में, जिसके बारे में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसका किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब सभी लोग किडनी फंक्शन टेस्ट का रिपोर्ट कहीं ना कहीं देखे होंगे कि इसमें BUN क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है, ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन क्या होता है, ठीक है, इसका कितना नॉर्मल मात्रा होना चाहिए हमारे बॉडी में। उसके बाद फिर आप बहुत सारी चीजें, यूरिनलिसिस जहाँ पे यूरिन का चेक किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का चेक करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट में। तो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आप यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी में कि रिपोर्ट देखा कैसे जाता है, ठीक है, क्या नॉर्मल रेंज होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप देखिए बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये भी आपका अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें देख पाएंगे। एक संतुलित आहार के बारे में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के बारे में, और पैथोलॉजी में कि जो बीमारियां हैं उसको पकड़ने के लिए डायग्नोसिस लैब में पता चलता है कि हमारा लीवर सही से काम कर रहा है, हमारे ऑर्गन्स, किडनी काम कर रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल है, बढ़ा है कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, क्या है, ये सब चीज देखते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? बिल्कुल, इसके प्रैक्टिकल और जो थ्योरी दोनों होते हैं 200 नंबर का होता है। अब बात करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। तो दो सब्जेक्ट को बताएंगे आपको, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट जिसको हम CPM कहते हैं, और आपका HCP। ये दोनों को जब भी पढ़िएगा ना आप, तो साथ में पढ़िएगा। हालांकि आपको अलग अलग हम पढ़ाएंगे, लेकिन साथ में पढ़िएगा। दोनों आपके एकदम सगे भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं। सगे भाई कैसे कि दोनों को आप देखेंगे कुछ टॉपिक सिमिलर रहेगा, ठीक है। दोनों को हमको लगता है कि अगर एक चैप्टर नंबर 1 इसका पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 2 इसी का इसी में लिखिए, चैप्टर नंबर जो 1 उसका है, इसका चैप्टर नंबर 2 लिख दीजिए। मतलब दोनों को मिक्सअप पढ़िए, ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि लगभग लगभग सेम चीज है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। कम्युनिटी फार्मेसी एक महत्वपूर्ण शाखा है जो स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लोगों के स्वास्थ्य और दवाओं की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो स्थानीय फार्मेसी में काम करते हैं, वे व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, ग्राहकों को उनकी दवा, स्वास्थ्य संबंधी सवालों का समाधान प्रदान करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में हम जनरली यही देखते हैं ना, कम्युनिटी फार्मेसी मतलब हमारे समुदाय में फार्मेसी, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भैया पीली की दवाइयां खाए थे, पीली वाली दवा खाए थे लेकिन फायदा नहीं हुआ। अरे पीली वाली दवा का नाम क्या था उन्हें नहीं पता है, ठीक है। आप उससे बता रहे हैं कि भैया ये एंटीबायोटिक सुबह लीजिएगा, ये जो आपकी दवा है बेंजोडाइजेपिन्स जो रात की दवा है, नींद की दवा, इसको रात में लीजिएगा। पेशेंट नहीं समझ पाएगा, ठीक है। काउंसलिंग जरूरी है, उसको उसी लैंग्वेज में बताना पड़ता है। तो फार्मासिस्ट का क्या रोल है, किस तरह से पेशेंट को काउंसलिंग करें, कैसे मेडिकेशन एडिरेंस को फॉलो किया जाए, कैसे मतलब दवाएं प्रॉपर तरीके से पेशेंट ले, ये सारी चीजें आप कम्युनिटी फार्मेसी में देखेंगे। एज ए फार्मासिस्ट का जो भी ओवरऑल गाइडलाइंस है वो यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, नाम है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल जिसको हिंदी में अस्पताल कहते हैं, और नैदानिक फार्मेसी, सभी अस्पताल में एक फार्मेसी होता है, ठीक है। तो जिसे अस्पताल और नैदानिक फार्मेसी भी कहा जाता है, यह एक महत्वपूर्ण मेडिकल सेवा है जो चिकित्सालय हॉस्पिटल में दवाओं के प्रबंध, ठीक है, दवाओं के प्रबंध, उपयोग और सुरक्षा के क्षेत्र में काम करती है। मतलब अगर देखा जाए इन्वेंट्री कंट्रोल जिसको कहते हैं, दवा भंडारण, कि दवा सच में यहाँ पे इस क्षेत्र में किस दवा की जरूरत है। मान लीजिए आप जहां पे रहते हैं, आपके हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दवा कैसे अवेलेबल होता है, वो चीज हम पढ़ते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, ठीक है। ये पूरा अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, कि कौन सी दवा की जरूरत है, एंटीबायोटिक्स किसकी जरूरत है, कौन सी दवा की जरूरत नहीं है, कौन से एक्सपायर हो रहे हैं,
किस तरह से फार्मासिस्ट का रोल होना चाहिए, ये सब चीजें हम यहाँ देखते हैं। तो ये कह रहे हैं ना, कम्युनिटी फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी लगभग लगभग सेम है, आपको दोनों को मिक्सअप लेके चलना है। यह फार्मासिस्ट की एक विशेष शाखा है जो अस्पतालों, क्लिनिकों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में रोगियों के सहायक बनते हैं और उनको दवाओं के प्रबंध में मदद करते हैं। ठीक है, जो दवाएं उन तक नहीं पहुंच रही उसको पहुंचाने का काम करते हैं, उनको मदद करते हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी और आपका हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, दोनों लगभग थोड़ा सेम है। मिक्सअप पढ़िएंगे, मजा आएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आराम से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। अब बचा नियम कानून वाला, लॉ एंड एथिक्स, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जिसको बहुत अच्छे तरीके से मैम पढ़ाते हैं, स्वाति सजवानी मैम। जल्दी ही उनसे मुलाकात हो जाएगा आपका, जब पढ़ाएंगे आपको काफी इंटरेस्टिंग बना देती हैं। तो फार्मेसी कानून और नैतिकता, आपको पता है कि हर, अगर आप मेडिकल स्टोर कोई खोला है तो बहुत ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, कोई ना कोई रूल बता के उससे पैसे लेके चले जाते हैं। ठीक है, या तो फाइन लगा देंगे, या तो ज्यादा कुछ लीगल पाया गया तो दुकान तक बंद हो सकता है, सील हो सकता है। लेकिन अगर फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का नॉलेज रहा, ठीक है, तो आपका कोई भी ड्रग फार्मासिस्ट हो या कोई भी हो, गवर्नमेंट खुद ही क्यों ना हो, आपकी दुकान को बंद नहीं कर सकती, आपके बिजनेस को बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपके कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां पे आप दवाई बनाते हैं, उसको भी बंद नहीं किया जा सकता अगर आप सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे फार्मेसी प्रदेशों और देशों में दवाओं और मेडिकल प्रोडक्ट के संचालन, वितरण और उपयोग के संबंध में नियमों और नैतिकता के मामलों को व्यवस्थित करने के प्रिंसिपल को प्रज्वलित करता है। ठीक है, किस तरह से दवाई इंडिया से बाहर जाती है, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, कौन सी कैटेगरी की कौन सी ड्रग आपको रखनी है, कौन सी दवा फ्रिज में रखना है, रेफ्रिजरेटर में किस कैटेगरी की दवा, किस कैटेगरी की दवा ऐसी होती है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते आप। ठीक है, उसका क्या नियम कानून है। ठीक है, कुछ जानवर होते हैं, जानवर जिसपे लैब में, कॉलेज वगैरह में रिसर्च चलता है, तो जानवर को कैसे लेके जाया जाए इधर से उधर। ठीक है, उनको क्या सेफ्टी प्रोवाइड करना है। ऐसा थोड़ी कि किसी को काट के एक्सपेरिमेंट करने लगो, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीजें कुछ नियम कानून है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से लॉ एंड एथिक्स में पढ़ना है। इंटरेस्टिंग है, इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, 100 नंबर का टोटल पेपर होता है, 40 लाना होता है, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं, आप सारी चीज देख लिए। बात करें एनवायरमेंटल एजुकेशन की, तो बहुत बेसिक है, इसमें हम जनरली पर्यावरण के बारे में देखते हैं। ठीक है, कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा के समय, जैसे कोविड आया था, भूकंप आ गया, तो ऐसे कैसे बचा जाए आपदा के समय, किस तरह के आपदा होते हैं, एक नेचुरल प्राकृतिक होते हैं और एक मैन मेड होते हैं। मैन मेड का मतलब कि हम ही लोग से गलतियां हो जाता है। जैसे देखिए, अभी भोपाल ट्रेजेडी, जो बहुत पहले भोपाल में एक घटना हुआ था, एक गैस लीक के होने की वजह से हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट लीक होने की वजह से कितना बड़ा घटना हो गया था, वो मैन मेड डिजास्टर था, आपदा था। तो ऐसे में कैसे बचा जाए वो हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन में पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर सरसरी निगाह से भी इसको देख लेंगे तो अच्छे से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम खुद पढ़ाएंगे, बता देंगे आपको सारी चीजें। ठीक है, अब आपको ये 3 जो टीचर्स दिख रहे हैं, 3 चेहरा दिख रहा है, यही मिलकर पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम, जो आदित्य सर, आपको पता ही होगा, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये 2 सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिसको HCP कहते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट आपको पढ़ाएंगी स्वाति सजवानी मैम। ठीक है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स और कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट आपको स्वाति सजवानी मैम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाली हैं। फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स, जो सेकेंड ईयर का सबसे बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है, फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स, उसको मिथिलेश सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से आपके सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। अब बच्चा यूपी के बच्चों के, तो यूपी के बच्चों का बिल्कुल ध्यान रखे हुए हैं, EEDM हम खुद पढ़ा देंगे। पिछली बार जैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन का पेपर आया था, लगातार वही क्वेश्चन आए थे जो हम एक दिन पहले पढ़ा दिए थे, वही क्वेश्चन इस बार भी रहेगा। ठीक है, उसी तरह का पैटर्न इस बार भी रहेगा और सिंपल तरीके से हम इसको पढ़ा देंगे जिससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 50 नंबर का है, तो आप मान के चलिए 20 पासिंग है तो आप 30 प्लस लेके आएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से यूपी के बच्चों के लिए एनवायरमेंटल हम पढ़ा देंगे। बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल और एनवायरमेंटल, इसको हम पढ़ाएंगे। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी स्वाति सजवानी मैम पढ़ाएंगी और मिथिलेश सर आपको कोलॉजी फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं कि कब क्लासेस आपके चलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कब क्लासेस चलेंगी। देखिए, थोड़ी सी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि पहले ऐसा होता था कि जून में एग्जाम होते थे। पिछले साल आपके एग्जाम जून में हुए थे, आप भी को पता है, फर्स्ट ईयर में थे। इस बार आपका BTOP कह रहा है कि नहीं भैया, हम एग्जाम पहले लेंगे, हमको सेशन मेरा लेट हो जाता है, हमको एक सीक्वेंस जल्दी करना है। तो आपकी एग्जाम मई में हो सकता है। टाइम आपके पास है अप्रैल, तो अप्रैल से हमें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आखिर कैसे पढ़ा जाए। तो यहाँ पे पहले हम शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर पढ़ना कैसे ये देखते हैं।
दोनों साथ में लेके चलते हैं। तो सबसे पहली क्लास आपकी चलेगी, ठीक है, कब तक चलेगी? मंडे से लेकर के सैटरडे तक। क्लासेस आज से स्टार्ट है, मंडे से सैटरडे तक चलेगी, ठीक है, मंडे से सैटरडे तक चलेगी। पहली क्लास एके सर, मतलब हम आदित्य श्रीवास्तव सर, एके सर जिसको हम आपको पढ़ाएंगे, वो सब्जेक्ट आपका या तो बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा, या तो हॉस्पिटल हो जाएगा, या इन्वायरमेंटल हो जाएगा। हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को कैटेगराइज कर लेंगे कि आपको एक्चुअल में हमें पढ़ाना क्या है, ठीक है, सिलेबस हमें कंप्लीट करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने हैं। तो एके सर जिसको हम 9:30 से 10:30 डेली पढ़ाएंगे मंडे को। उसके बाद सेकंड क्लास चलेगी, आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, 11:30 बजे से 12 बजे तक मिथिलेश सर पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि 9:30 से 10:30 ही क्लास चलेगी, हो सकता है थोड़ा पहले कवर हो जाए, ठीक है, आपको और टाइम मिल जाए तो गैप रहेगा, ऐसा नहीं है। यही क्लास में आपको कोशिश यही रहेगा कि 60% क्लास में याद करा दिया जाए, 60% क्लास में याद हो जाएगा, बाकी का परसेंट आप कैसे याद करेंगे बता रहे हैं अभी। 11 बजे से 12 बजे तक मिथिलेश सर की क्लास चलेगी, जैसे कि हमारे क्लास के बाद अभी मिथिलेश सर आ जाएंगे, आपको लाइव क्लास लेंगे, अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। उसके बाद तीसरी क्लास चलेगी 1 बजे से 2 बजे तक, 1 घंटे का टाइम है आपके पास है, 11 से 12 क्लास। उसके बाद 1 से 2 स्वाति सेजवानी मैम पढ़ाने वाली है, ठीक है, स्वाति सेजवानी मैम 1 से 2 पढ़ाएंगी। फिर आपको 1.5 घंटे का गैप मिलेगा, 3:30 से 4:30 फिर स्वाति सेजवानी मैम पढ़ाएंगी। इस तरह से क्लास चलेगा। देखिए गैप आपको मिल रहा है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर शाम को क्लास चलेगा 5 बजे से 6 बजे तक, मेरी क्लास चलेगी आदित्य सर की, ठीक है। फिर आप मेरी क्लास चलेगी आदित्य सर की, उसके बाद फिर आपका 6:30 से 7:30 एनके सर की क्लास चलेगी, ठीक है, मिथिलेश सर की क्लास चलेगी। तो ये आपका पैटर्न होने वाला है, क्योंकि हम 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एक बायोकेमिस्ट्री एक हॉस्पिटल। तो मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री मॉर्निंग में तो हॉस्पिटल इवनिंग में, ऐसे क्लासेस चलने वाली हैं। उसके बाद बात करते हैं यूट्यूब की, कि सर पीवाईक्यू नहीं होगा, तो आपकी वही जो पीवाईक्यू का शेड्यूल जैसे चल रहा था अभी तक वैसे ही होगा। 8 बजे से 9 बजे तक मेरी क्लास चलेगी, जैसे अभी हम आज तक यूट्यूब पे ले रहे थे वैसे होगा आदित्य सर की, और मिथिलेश सर का होगा वही 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। यूट्यूब पे जैसे क्लासेस चलती थी वैसे ही चलेंगी, पीवाईक्यू सीरीज डेली चलेगा, और पीवाईक्यू सीरीज जैसे ही कंप्लीट होगा टॉप 20 यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल है। अब इतनी सारी क्लासेस चलेंगी तो मैनेज कैसे किया जाए? तो एक दिन आपको गैप रखा गया है संडे को। हम जैसा कि बोले हैं कि आपको हम 60% याद करा देंगे, तो आपको अगर एक बार जब सब पढ़ लेंगे क्लास में, तो रात में एक बार बैठिएगा, या मॉर्निंग में ही आपको जल्दी जगना पड़ेगा, या रात में ही सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा हो, सारा नहीं देखना है, जो टफ लग रहा हो, जो आज आपको थोड़ा कम समझ में आया उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते संडे को आप फुली रिवीजन, संडे को आपका पूरा दिन हो चाहे रात हो, आप रिवीजन करिएगा पूरे सब्जेक्ट का। पहले जो इजी सब्जेक्ट है उसको लीजिए, फिर टफ सब्जेक्ट, इस तरह से संडे को आपका रिवीजन, संडे को कोई क्लास नहीं चलेगा, ठीक है। यही आपका पूरा शेड्यूल रहेगा, इस तरह से आपकी क्लासेस चलेंगी। अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप टाइम कम करिए, ठीक है, यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, सारी चीजें पढ़ना है, पूरा डिटेल सिलेबस नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन हाँ एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब बताए जाएंगे, ठीक है। तो क्या आपको दिक्कत होगा? मतलब हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गैप भी मेंटेन रखा गया है, अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को कोई नहीं होना चाहिए, ये आपका सिलेबस है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो यही आपका था लगभग डी फार्म क्रैश कोर्स का पूरा पैटर्न। आपको पता है 40 नंबर लाना है, वही पासिंग मार्क्स है, इंटरनल एक्सटर्नल सब मिला करके अगर 40+ ले आते हैं पासिंग मार्क है। बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, सर कैसे होगा, हो जाएगा, इतना मान के चलिए हो जाएगा। अगर आप इस जर्नी में आए हैं, क्रैश कोर्स से जुड़े हैं, तो पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। बस आपको डेडिकेशन के साथ जुड़े रहना है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यही था आपका पूरा ओरिएंटेशन क्लास। बाकी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। सर लाइन वाली कॉपी में एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं क्या? प्लेन कॉपी में तो जल्दी भर जाती है, लाइन वाली कॉपी में एक लाइन छोड़ के नहीं, जैसे आप कोई हेडिंग लिखिए उसके बाद कंटेंट बताए, तो एक लाइन 2 लाइन छोड़ करके दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इस तरह से। ये नहीं कि आप एक लाइन छोड़े छोटे बच्चों की तरह, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा लाइन नहीं, तो काफी ज्यादा आप गैप कर दिए। इतना गैप नहीं करना है, एक एक लाइन, मतलब जब क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए तब आप गैप करिए, ऐसे मत करिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन कितना करना है, कितने कॉपी में लिखना है? तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा ही वैसा जाएगा लॉन्ग की तरह, कि आपकी कॉपी आराम से 1.5 से 2 पेज में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ही ऐसा रहेगा, जैसे क्वेश्चन हम एक मान के चलते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री में आपसे पूछा गया कि क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट, डिस्कस इन डिटेल्स। क्वेश्चन कहा गया कि क्लासिफाई
कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बताइए और डिटेल्स में विस्तार में इसको बताइए। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसके क्लासिफिकेशन बताएंगे, वर्गीकरण बताएंगे, तो आपका 1.5 से 2 पेज चला ही जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ही ऐसा जाता है, लॉन्ग जैसा लगता है, और शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट जैसा लगता है, ऐसा पूछा जाएगा। जब आपको पढ़ाएंगे तो आप खुद देख लीजिएगा लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है, कितना लिखना है। बस आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। लॉन्ग भले पूछ रहा है, आप अगर आ रहा है सारे टॉपिक उसमें लिख दे रहे हैं तो आपका लॉन्ग जैसा बन जाता है वो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, और ये चीजें आपको पूरी ध्यान रखनी है। यही है आपका, कोई डाउट है तो aditya3.official मेरा इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी, इसको फॉलो कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोई क्यूरी हो तो उदित फार्मेसी पे aditya3.official पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपकी क्लास 11 बजे चलेगी जिसमें मिथिलेश सर पढ़ाएंगे। आपको पूरी आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या क्या है।